ऊपर से आवाम के ऊपर ये महंगाई का पहाड़ गिर रहा है। इस हालत में अगर जंग मसलत होती है तो बांग्लादेश वाली सूरत हाल हो जाएगी। चलें मुक्ति बहानी नहीं होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्या पता टीटीपी मुक्ति बहानी का रोल अदा करना शुरू कर देगी। ये 300 अरब रुपया मजीद लोगों के जेबों से निकालेगा, यानी उनके हाथ से उनके मुंह से नवाले छीन जाएंगे। उसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी को अगर आप मानते हैं तो आप उसे जरा ग्राउंड पे लेके आए ना। 1000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया जो है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के अंदर, और यहाँ पे वो कैप्चर कर चुका है। कायदे आज़म उससे डिसीव नहीं हुए, वो उसके पीछे उस हार्ड फेस को देख रहे थे जिसका नाम मोदी है। हुकूमत को नहीं पता, अपोजिशन को नहीं पता, और वो लोग जो हैं जो इमरान खान को लाए थे, जब वो पीछे हटे हैं उनसे तो वो क्यों हट रहे हैं? तो सबसे पहला मसला तो यह कि इसे खुदादाद बनाओ, यानी यहाँ पे खुदा का आर्डर नाफिज करने का इरादा करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा और तबसरा। आज की हमारी जो डिस्कशन है उसमें भी हमारे साथ मौजूद होंगे मेहताब अजीज़ भाई और खालिद महमूद अब्बासी साहब। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो सियासी एक बहरान है, इसको हम काफ़ी अरसे से देख भी रहे हैं, उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो माशी लिहाज से भी जो चीज़ें हैं वो अभी बेहतरी की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही, बल्कि बहुत अबतरी है और काफ़ी ज़्यादा माशी बुरान है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को सामना है। उस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जो हमारी हुक्मरान जमात है उसके बयानात भी आ रहे हैं। इसहाक डार साहब, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने उसके सारे जो वजूहात हैं, तो एक ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है जो अपोजिशन हुकूमत पे डाल रही है और हुकूमत अपोजिशन पे डाल रही है कि इनका करा दरा है, और इसके कुछ पीछे माजी के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। लेकिन हम इसको आज के इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ये सारे जो हादसात हैं ये क्या खुद ही हो रहे हैं या ये भी एक किसी प्लान का नतीजा है और पाकिस्तान को एक ख़ास जगह पे ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक ख़बर हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक चलता रहता है इशू कश्मीर के हवाले से भी, लेकिन अभी जो इंडिया के यौम जमहूरिया है उसके ऊपर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने यह दावा किया है कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबा था, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको एक्सपोज़ किया है। इसकी क्या हकीकत है, इसके क्या नताइज हैं, कुछ कश्मीर के हवाले से पहले भी हमारे प्रोग्राम में डिस्कशंस आती रहती हैं, इसको भी हम प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में लेके आएंगे और आखिर में बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे गवादर की सूरत हाल के ऊपर जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो भी लेंगे। तो मेहताब भाई, आपने देखा कि नई पंजाब गवर्नमेंट भी आ गई और तैनाती हो गई है जो हमारे इंटरम वज़ीर आला हैं पंजाब की, उसके हवाले से भी, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ना सियासी इस्तेकाम, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पे जो उसके साथ मईशत जुड़ी हुई है उसकी तो समझ लें कि बड़ी हम ख़तरनाक और एमरजेंसी सूरत हाल में दाखिल हो गए हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल को समझते हैं कि ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन या ये है कि अभी ये ख़राबी अभी ज़्यादा बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक भाई, अगर इसको देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त हम अपनी जो ज़र मुबादला है उसकी सबसे निचली सतह के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इस वजह से बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं और लोगों के ऊपर हालात जो है वो बहुत तंगी का शिकार हैं। चीज़ों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का जो फ़र्द है उसके लिए भी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना वो मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखने को मिल रही है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है, जो अशराफिया है, वो इसकी संगीनी को महसूस नहीं कर रही है। वो ऐसा लग रहा है कि वो एक सुपरफिशियल किसी मोड में है। वो समझ रही है कि हम जो ऊपर के लोग हैं शायद इससे ना तो बराह रास्त मुतासिर तो खैर वो नहीं हो रहे, ये बात तो तयशुदा है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद मुस्तकबिल में भी इसके कोई असरात उन पर मुरतब नहीं हो सकते। और ये लोगों का मसला है कि उन्हें खाने के लिए आटा जो है ना वो 3000 रुपये किलो, अपना 3000 रुपये का जो है ना वो 20 किलो का थैला मिल रहा है और वो भी नहीं मिल रहा, लेकिन इसके ऊपर भी उनकी परेशानी अभी तक नहीं आई। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत तकलीफ़ देह है इस वक्त मुल्क की। इसमें बेहतरी की फ़िलहाल तो कोई गुंजाइश कहीं नज़र नहीं आ रही। कुछ वक्ती तौर पे चीज़ें हैं कि कुछ अरसे बाद हो जाएगी, IMF की अगली किस्त आ जाएगी, कुछ डॉलर्स का भाव बेहतर हो जाएगा, कुछ और अरब ममालिक से कुछ पैसे आने हैं तो उससे ज़रा फ़्लो
जो फॉरेन करेंसी है वो बेहतर होगा और कुछ चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आवाम की मुश्किलात हैं, जो कीमतें ऊपर जा रही हैं, उनका रुकना, उनका वापस आना, या डॉलर जो इस वक्त 250 रुपये की नफसियाती हद को भी क्रॉस कर चुका है, उसको वापस 100 रुपये या 150 रुपये तक वापस आना, ये नामुमकिनात में से है। और इस वजह से यहाँ पे जो है ना फ़िलहाल कहीं दूर दूर तक, मतलब हमें अगर चाहिए तो हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो तजारती बैलेंस है वो बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि बिजली हमारी सबसे महंगी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। टैक्सेस का जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और मज़ीद हम हर रोज़ टैक्स जो है ना वो लगाते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि कहीं से जो है ना वो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो कहीं हो रहा हो, आपके डॉलर जो है ना, आप कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा जितना आपके पास आता है वक्ती तौर पे चले रिलीफ मिलेगा, तो अगले मरहले में वो कर्जा जब आपको वापस देना होगा तो फिर वो हालात इससे भी बदतर होते चले जाएंगे। और इसलिए जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो इस वक्त तो मतलब उम्मीद की कोई किरण कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो खालिद साहब, आपके काफ़ी तज्ज़िये हमने पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कस किए, तो माशी तौर पे IMF से भी अभी तक वो जो एक ग्रांट है वो नहीं मिली, और कुछ पॉलिसीज़ भी हमें कुछ देर पर नज़र नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है कि ब्लेम गेम भी है और उस तरीके से सियासी संजीदगी भी नहीं है कि पार्टीज़, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत हाल है इसमें, एक इतने अहम मुल्क का स्ट्रेटेजिक प्लेस में, और जिसकी एक बड़ी अहमियत का हामिल है, फिर हम इस्लाम के हवाले से इसको एक अहम मुल्क करार देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि कोई माजी करीब में या मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी की गुंजाइश हमें नज़र आ रही है या कोई बेहतरी हो सकती है? नहीं, खैर बेहतरी मुस्तकबिल करीब में तो किसी भी तरह नज़र नहीं आती है। आपने अगर मुस्बत इक़दाम भी करने हैं तो बेहतरी आने में 3-4 साल तो लगेंगे। यानी इतनी डैमेज हो गया है कि डैमेज कंट्रोल के बाद रिपेयर वर्क भी एक वक्त लेगा, यानी एकदम तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। आप बल्कि सही सवाल अगर यूँ होता तो ठीक था कि भाई कुछ मज़ीद तबाही से को बचने का इम्कान नज़र आता है या नहीं, तो उसका भी इम्कान कम नज़र आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हमारी ताकत के मराकज़ हैं ना, उनके अंदर जिसे कहते हैं वो मरबूत नहीं नज़र आते। यानी एक फीलिंग आ रही है कि जैसे जो भी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं या जो भी कोई स्ट्रेटजी बनती है तो शायद जैसे ताकत के एक से ज़ायद मराकज़ हैं। और एक तो मालूम है ना कि भाई एक पिंडी कहते हैं, हम अपारा कहते हैं, इस्लामाबाद कहते हैं, ये ताकत के जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, इनमें कभी कभी क्लैश भी हो जाता था। लेकिन अब जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि इसके अलावा कोई हिडन सा कोई ताकत का मरकज़ है जहाँ फैसला साजी होती है, और उसकी पेनिट्रेशन इन तमाम जगहों पे है। यानी यहाँ फैसला नहीं हुआ लेकिन ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये इस्तेमाल होता है, तो वो ऐसा पावरफुल कोई मरकज़ है। और ये जो रियासत के इदारों के दरमियान ये जो ना एक तरह की यूँ समझ लीजिए कि कन्फ्यूजन कह लीजिए, डिसीजन मेकिंग, डिलेड डिसीजन मेकिंग कह लीजिए, या जो भी ये एक बल्कि बाज़ औक़ात एक दूसरे के मतलब मुखालिफ फैसले हो रहे होते हैं कहीं, तो इस चीज़ ने एक रियासत को जो है ना एक गो मगो किसी कैफियत में लाके खड़ा कर दिया। ऊपर से महंगाई, ये महंगाई क्या कर रही है अगर आप सोचें ना, तो ये महंगाई दर हकीकत ये काम कर रही है कि एक आम आदमी को रियासत से ला ताल्लुक़ कर रही है। एक जो मोहब्बत होती है अपने मुल्क से, एक जो अपने इदारों से, तो जब उसके साथ उसका कोई किसी को फिक्र ही नहीं, जैसे आपने भी महताब भाई आपने बात की कि जी वो तो कोई मतलब आम आदमी की फ़िक्र ही कोई नहीं कर रहा, और मुंह से तो नहीं कहा जा रहा लेकिन अमल वही हो रहा है कि जी अगर उन्हें रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें, ठीक है, यानी सूरत हाल ये नज़र आ रही है। तो ऐसे में आम्मतुन्नास या पब्लिक जिसे हम कहते हैं, वो उसको मुल्क से फिर क्या गर्ज बाकी रहेगी। तो यानी ये सूरत हाल मुल्क के वजूद के लिए बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आप ये देखें कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो दीगर हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। यानी पहले तो एक चलें सियासी पार्टी के हवाले से ये था कि ये एक मतलब इनका काम इंतशार फैलाना है, लेकिन उनको अगर आप वो भी अभी कुछ रुका नहीं है, यानी वो भी कोई उस तरह की वही मसला वही डिसीजन मेकिंग में आ रहा है, या वो जो कहीं कहीं जो रखना है दो फैसले बैक वक्त नाफिज होते नज़र आ रहे होते हैं, या दो पॉलिसीज़ टो की जाती हुई दिखती हैं। उसके ऊपर ये है कि अब वो जो TTP भी एक्टिवेट हो गई है,
बलूचिस्तान में भी हालात जो है ना वो बद से बदतर हो रहे हैं। दहशतगर्दी के साथ साथ आप ये देखें ना कि एक पुरअमन तहरीक को भी आप चाहते हैं कि वायलेंट हो जाए, ठीक है, तो ये कौन चाहते हैं? ये कम अज कम वो तो नहीं चाह रहे थे जो तहरीक लेके चल रहे थे, लेकिन उनको पुश तो इसी तरफ किया जाए। ये कहाँ से फैसला, मतलब ये कहीं तो कुछ हो रहा है ना। इस सब को आप चाहें तो बेवकूफ़ी के खाते में डाल लें, लेकिन ये कि बहरहाल बेवकूफ़ी लंबे अरसे तक तो नहीं होती ना। वक्ती तौर पे आपसे गलत फैसला हो गया, आप उसे फिर ठीक भी करते हैं, लेकिन जब उसी को लेके आप चल पड़ें तो इसका मतलब यह है कि कहीं ये पॉलिसी है जिसको लेके चला जा रहा है। ऊपर से ये जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि इर्द गिर्द की जो ताकतें हैं, तो हमने एक दो चीज़ें बहुत पहले कही थी ना, याद है आपको, जब बात हुई थी तो हमने कहा था IMF के पास जाना मौत है जी। वो आप समझ आ रहा है ना कि क्या मसला है वो, क्योंकि उन्होंने आपको मजीद घेरना ही है, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पे पहुंचाना है जहाँ पे आप बेबस होकर उनके आगे बिल्कुल लेटने पर सरेंडर कर जाएं, ठीक है ना। तो वो ये उनकी ये स्ट्रेटेजी होगी, और अगर आप इसे नहीं सोच रहे तो ये बड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फिर जब वहाँ जाके फंसेंगे तो उसे निकलने का चांस नहीं होगा। और ये भी कि आप अगर कमज़ोर होंगे तो आपके इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं वो यानी शरीफ बच्चे बन के बैठे रहेंगे, ये सोच भी बहुत ही अहमकाना सोच है। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाले, और बस मौका मिलने की देर है। और आलमी हालात भी ऐसे नहीं है कि यानी ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में आप देखें तो अगर इसराइल आगे बढ़ता है अपने ग्रेटर प्लान में, वो ग्रेटर इसराइल बनाने के उसमें, तो उससे पहले बहरहाल जहाँ कहीं से भी उसे ख़तरा महसूस होगा उसको तो उसने करना है ना जी, ठीक है ना। तो हम हैं इसमें उनके लिए ख़तरनाक। तो बेहतरी की फौरी तौर पे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। अगर आप अच्छे काम शुरू भी कर दें तब भी खड़े होने में 2-4 साल अब लग जाएंगे। और लेकिन ये सारी फोर्सेस और हमारी ये दो अमली, या ये कह लीजिए कि कोई एक पॉलिसी लेके ना चलना और एक गो मगोसी की कैफियत नज़र आना हुकूमत में भी और हर तरफ जी, तो ये तो अलामत इसकी है कि हालात मज़ीद ख़राब हो गए, ये ठीक नहीं होंगे। जी खालिद साहब, मैं इसमें एक चीज़ और भी समझता हूँ कि आप अगर देखें कि हमारे जो अशराफिया है या रूलिंग एलीट जितनी भी है उसके अंदर वो आवाम से तो हर बार कहते हैं, कल भी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जी हालात बड़े मुश्किल हैं, इसके अंदर जो है कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी, लेकिन खुद वो कड़वी गोली तो दूर की बात है, जी, अपनी जो अयाशियाँ हैं वो उनसे भी किसी कदर दस्तबरदार होने को भी तैयार नहीं है। अभी वो जो कोई नई मर्सिडीज गाड़ियाँ इस तरफ खरीदी गई हैं, सियासतदानों ने मतलब ये तो चले एक वो तो खरीदी गई हैं, चले जी हम उसको भी छोड़ देते हैं। मतलब आप ये देखें कि एक बंदा एक वज़ीर, एक तो जो है ना इस वक्त तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है काबीना की, वफाकी काबीना की, और हर एक के साथ प्रोटोकॉल की 10-10 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे एक डीसी या एक जो है 17वें 18वें ग्रेड के जो DMG ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, उनका प्रोटोकॉल देखें तो वो यूरोप के किसी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के बादशाह से ज़्यादा उनका प्रोटोकॉल है। ये जो जर्नैल हैं उनको उनकी मरात और उनको वो देखें तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। जजेस यहाँ पे वो अपनी जगह पे एक जो है ना वो बादशाहों से कम उनका लाइफस्टाइल नहीं है। तो बेचारे अवाम जो निचले दर्जे पे हैं, जो टैक्स भी दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें जो करते हैं, बार बार आप उनको कर रहे हैं और उनको पीस के आखिर कहाँ तक लेके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब ये इन्होंने तसव्वुर कर लिया है कि ये अवाम कभी उठ के खड़े नहीं होंगे, कभी रिटेलिएट नहीं करेंगे, कभी रेजिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनको जितना दबाया जा सकता है दबाते चले जा रहे हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं। आज भी मतलब हर इदारे के पास 2-2 3-3 जहाज़ हैं। रेंजर्स के जहाज़ अलग हैं, CTD के जहाज़ अलग हैं, फलां के जहाज़ अलग हैं, और उसके ऊपर घूम रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी घूम रही हैं। आप खड़े हो जाए मरी एक्सप्रेस वे पे और आप देखें किसी भी वीकेंड के ऊपर तो सरकारी गाड़ियां किस तरीके से फ्राटे भरते हुए गुजर रही होती हैं, जिनके ऊपर सब्ज़ नंबर प्लेट लगी होती है और उनमें फैमिलीज़ बैठी हुई घूमने के लिए जा रही हैं। इसके ऊपर तो कोई आए, कुछ तो हो कि चले अवाम को भी नज़र आए कि यार हुकूमत ने भी कुछ किया है, तो हम भी सारे मिल के जो है ना इसे कर रहे हैं। वो तो सारा कुछ चल रहा है, मतलब रिश्वत का रेट तक कम नहीं हो रहा वहाँ पे, और अवाम से आप कुर्बानी मांग रहे हैं, अवाम को आप रगड़ा दी जा रहे हैं। और आप अब भी मतलब कल की हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो बता रहे थे कि तकरीबन इन्होंने 300 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेके आ रहे हैं। वो शायद इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ जाए या फरवरी के शुरू में आ जाए। तो अगले यानी 4 महीने तक, जून तक इन्होंने 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से मज़ीद निकालने हैं। और वो कैसे होगा? ज़ाहिर है टैक्स
कहीं पे वो बढ़ा के तो नहीं होगा, या टैक्स नेट में तो लोग नहीं आएंगे। वो यही है, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया जाएगा, बिजली के जो बिल हैं उसके ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाएगा, जो गैस के बिल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस में, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ऑयल इंपोर्ट जिससे मुफर नहीं है उन चीज़ों के ऊपर इजाफा करके ये 300 अरब रुपया मज़ीद लोगों के जेबों से निकालेंगे, यानी उनके हाथ से उनके मुंह से नवाले छीने जाएंगे उस पर। लेकिन दूसरी तरफ जो अखराजात हैं, एक आज तक मतलब चाहे वो पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद अब पीडीएम की गवर्नमेंट है, एक मैयर नहीं है, कोई सिंगल वन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि जिसमें हुकूमती अखराजात कम करने के हवाले से कोई मामूली सा स्टेप भी लिया गया हो। तो ये कैसे? वैसे वो इसहाक डार ने रात को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें खालिद साहब वो बात की थी कि ये मुमलिकत खुदादाद है और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये तो कायम रहने के लिए बनी है। मकसद ये था कि आप बस अल्लाह पे तवक्कुल करो, मुसलमान हो, और वैसे भी यहाँ ईमान हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। हाँ, वो सुकून कब्र में वो पहले वो खान साहब कहा उन्होंने कहा सुकून लेकिन कब्र हम में। अपनी कोई रविश ठीक और नहीं ये करेंगे। जो है ना कि जी ममलकत खुदादाद है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो 71 में क्या हुआ था? खुदादाद मतलब यही थी, वो नहीं थी, एक टाइम की खुदादाद थी, नहीं था। ठीक है, तो अगर वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? और कैसी खुदादाद है जिसने कोई खुदा की बरकत कोई नज़र ही नहीं आती, और जिसमें शैतान मुसल्लत हैं। नहीं, खुदादाद में शैतान मुसल्लत होते हैं। आप तो खुद कहते हो कि पिछले 4 साल यहाँ पे जो है ना जिन्नात का कब्जा रहा है, तो मुल्क के खुदादाद में जिन्नात आके काबिज होते हैं भाई, पीरनियाँ हुकूमत करती हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो साबका थे, उन्हीं के गुनाहों की सजा है जो हम भुगत। उससे पहले आप थे ना, तो आपके गुनाहों की सजा वो थे उससे पहले यही थे ना, ठीक है, इनके गुनाहों की सजा वो थे। ये सारे एक ही, मतलब ये देखें इस सतह पे आके एक ही थैली के चट्टे बटे, करप्शन सब में। असल में इमरान खान के हवाले से जो मसला था वो ये था कि वो फरिश्ता बन के अपने आप को जाहिर कर रहा था, तो इसलिए हम उस पर फोकस थे कि यार ये भी वही है, ठीक है ना, ये भी फ्रॉडिया है। वो अब चीज़ें निकलेंगी, लोगों को पता लग जाएगा कि वो, तो इसका ये मतलब नहीं कि इमरान फ्रॉडिया है तो ये फरिश्ते हैं। ये तो घाक किस्म के वो फ्रॉडिये हैं। अच्छा मेहताब भाई, जमातों में भी तोड़ फोड़ है और ख़बरें मतलब ख़ुद हुक्मरान जमात के अंदर, पीडीएम के अंदर भी, और आपस में ख़ुद पीटीआई का हाल ये है कि जो परवेज़ लाई और फवाद चौधरी की वो जो सारी वो टेप्स भी लीक हुई हैं और बयानात भी जो सामने आए हैं, मतलब जो एक सियासी क़यादत को संजीदगी दिखानी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ इलेक्शन का साल है। इस सारी माशी सूरत हाल में मतलब आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन और ये आपस में लड़ाई झगड़ा और कोई इसमें कोई हमें मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही, डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ जा रहा है? सर डायरेक्शन तो है ही नहीं ना, हम तो डायरेक्शन लेस जो है इस वक्त सिचुएशन का शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई भी इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा कि आगे करना क्या है। खुद मतलब आप किसी को देखें, हुकूमत को देखें या अपोजिशन को देखें, खान साहब थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी और उसके बाद कहते हैं कि जो वज़ीर आला आया है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। भाई आपका अपना वज़ीर आला था ना, आपको तोड़ के फ़ायदा क्या हुआ उसका? आपने प्लस माइनस किया ही कुछ नहीं है। अभी जो है जो हुकूमत थी, इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई जब इन्होंने किया था जिसे वो ऑपरेशन रजीम चेंज खान साहब कहते हैं या तहरीक अदम एतमाद जो पेश की थी, तो उसके बाद इनके पास क्या टारगेट्स थे, इन्होंने क्या अचीव करना था, किसी को कोई पता नहीं है। हुकूमत को नहीं पता, अपोजिशन को नहीं पता, और वो लोग जो हैं जो इमरान खान को लाए थे, जब वो पीछे हटे हैं उनसे तो वो क्यों हट रहे हैं और उससे क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं उसका भी कोई पता नहीं है। बाजवा सब गालियां खा के चले गए, वो पीछे हट के सोच रहे हैं कि क्या करें अब। इस वक्त तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं नहीं है। हर एक जो है वो यूँ समझ लें कि हवा में मोहल्ले होके सारे बैठे हुए हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। वो जिसे कहते हैं अंधेरे में टमक टोइयां। इसका सर हल भी मौजूद है या हम मतलब मायूसी तो है और हम कह रहे हैं कि इसमें बहरहाल एक लड़ाई है कोई। असल में देखें हाल हर शय का होता है, लेकिन उसके लिए कोई विल पावर चाहिए होती है, उसके लिए कोई इरादा चाहिए होता है, अज़्म बिल जज़्म चाहिए होता है। वो ये शख्सियात नहीं है कि जिनके अंदर इतना बड़े जो ना स्ट्रेंथ हो कि वो उसके लिए खड़े हो जाएं। ये पूरी दुनिया से टक्कर लेने का काम है। उसके बगैर आप जो है ना वो तो नेचुरल फोर्सेस के आगे आप कैदी होते हैं। और टक्कर लेना एग्जिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, रेजिस्ट करना पड़ता है।
और वो कोई यानी ख़ास तौर पे इस लेवल पे जहाँ पे आप पहुँच चुके हो, ये तो सर धड़ की बाजी का काम हो जाता है। और यहाँ आपके लिए जो एक ही सहारा बाकी बचा है, और वो सहारा है जो आप कह रहे हो मुल्क खुदादाद है। तो मुल्क खुदादाद का मसला ये है कि वो उसमें कोई खुदा का हुक्म चल रहा हो ना, जिसके लिए बनाया था, तो फिर हम कहें खुदादाद है, फिर हम उम्मीद भी रखें कि खुदा सहारा बनेगा, क्योंकि हम खुदा के लिए जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं। मुल्क खुदादाद का ये मतलब तो नहीं ना कि एक मुस्तज़ाफ़ीन का और मुस्तकबिरीन के दो तबके बन जाएं, और वो मुस्तकबिरीन जो है वो मुस्तज़ाफ़ीन को पीस के निचोड़ के उनका खून चूस चूस के तो अपनी शराब कशीद कर रहे हों। ये तो मुल्क खुदादाद नहीं होता, ये तो मुल्क शैतान दाद होता है। तो आपने ये बना के रख दिया है। तो सबसे पहला मसला तो यह कि इसे खुदादाद बनाओ, यानी यहाँ पे खुदा का आर्डर नाफिज करने का इरादा करो। अब इस पर दुनिया आपकी एलानिया मुखालिफ हो जाएगी, अंदर से अब भी है वो आपके हर तरफ से आपको काट रही है, ठीक है ना। लेकिन इससे ये होगा कि आपकी आवाम के अंदर एक मतलब मकसदियत आएगी, ठीक है, आपके लोगों में मकसदियत आएगी। अच्छा, जो नहीं है वो जो उस तरह के लोग हैं वो भागेंगे, जहाँ जैसे वहाँ अफगानिस्तान से तैयारों पे चढ़ के भागे थे, तो एक नेचुरल पर्जिंग हो जाएगी, गन साफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप पत्थर बांधो, खुद भी दूसरों से भी कहो बांधो, आप 2 बांधो, बाकियों से कहो 1 बांधो, तो फिर यानी हमारे पास वसाइल भी हैं, ज़रखेज़ ज़मीन भी है, मौसम भी हैं, 12 नहीं है तो 4 तो हैं, ठीक है ना। तो यानी मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है ना। वो पत्थर बांधने की नौबत नहीं आएगी, यकीनन नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर हम अल्लाह की तरफ रुख सीधा कर दें और आहिस्ता आहिस्ता हम उठ भी खड़े होंगे। और ये एक नेशनल एजेंडा होता है ना, जो कौम को एक डायरेक्शन देता है, जिसके लिए फिर लोग कुर्बानी देते हैं, फिर उसी के एतबार से हर चीज़ देखी जाती है, तो एक हदफ तय हो जाता है। वो हमारा कोई है ही नहीं, वो जो आप कह रहे हैं तो किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं, किधर हो। जो हमारा नज़रिया है उसकी तरफ हम सोचने के लिए तैयार ही नहीं। वो अमेरिका को नहीं रास ना आता, तो वो तो हम सोच ही नहीं सकते ना कि अमेरिका के अगेंस्ट चले जाएं, या जो चीज़ अमेरिका को पसंद हो वो हम कर लें। तो वो हम करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर खुद बाइंडिंग फोर्स क्या है जो हमें जोड़ के रखे, फिर तो तहरीकें उठेंगी। और ये सारी मुसीबतें जो खड़ी हो रही हैं, तो ये इसी वजह से तो है ना कि हम डायरेक्शन लेस हैं। और वो इसलिए है कि जो हमारा नज़रिया हयात है, या जो हमारा मकसद हयात है, या जो जिसके लिए मुल्क बनाया था, उस तरफ हम पेशकदमी नहीं कर रहे। तो ये वो शय है कि जो हमें बचा सकती है, जो हमारा सहारा बन सकती है, जो इस जगह पे आके यानी एक अज़्म नो कौम के अंदर पैदा हो सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल भाई सीधी सीधी बात है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज आपको ये 300 अरब के लिए ये शर्तें माननी पड़ेंगी, करते करते आवाम को आप रोल देंगे, ठीक है, नहीं उठेगी आवाम, हम इसी रुख पे आगे लॉजिक लेके चलते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब वो आप उनसे कहाँ से लेंगे? वो भूखे मरेंगे, आपको तो नहीं दे सकते, ठीक है, मर जाएं, वो मर गए, आप कहाँ से अब आपके पास पैसा आएगा? तो डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी ना, जो आज वो कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वो पहले वो एक दफ़ा नवाज शरीफ ने कहा था, यार आपने चारपाई थल्ले डांग फेरो, तो आपने उसे वो डॉन लीक्स बना दिया, ठीक है, बाद में फेरनी पड़ी ना जी, वो सारे बंद करने पड़े। तो इसी तरह आखिर में जाके आपको डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी फौज की, और फिर वो अपना वो भी देना पड़ेगा, वो जो आपसे मांगा जाता है, रोल बैक बेकायदा प्रोग्राम, ठीक है ना। वो जो जैसे वो उसने कहा था, क्या है, बाइडन है ना जी, इसने ही कहा ना बेकायदा है पाकिस्तान का, तो वो बेकायदा शायद देनी पड़ेगी आपको। तो जब ये भी दे चुकेंगे तो उसके बाद नेचुरल जो है ना, नेचुरली क्या होगा, आप इंडिया के या तो नेपाल बन के रहेंगे, या वो जो आज मकबूजा कश्मीर का स्टेटस है वो स्टेटस रहेगा, क्योंकि इंडिया भी आपको अपने साथ शामिल बाकायदा इक्वल वो जो कायदे-आज़म वाली स्टेटमेंट नहीं देगा, वी आर इक्वल एंड इक्वल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपको रखेंगे सेकंड रेट सिटीजन बना के, सही। और वो फिर यही होगा जैसे वो इस वक्त मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, वो स्टेटस फिर होगा जो बाकी बचेंगे। तो जो यानी जिस तरह की पॉलिसियाँ लेके चल रहे हैं, वो तो यूँ लगता है जैसे इनके साथ तो वादे हो रहे हैं, इस मुल्क को आपने यहाँ लेके जाना है, उसके बाद आपने फ्लाई करके हमारे पास आ जाना है, हमने आपके लिए ये जन्नत, आपका प्लाट ये, आपका प्लाट ये, आपने यहाँ आके सेटल हो जाना है, बाकी ये इस खित्ते में चूंकि खन्नास है बुनियाद प्रस्ती का, इनका इलाज ये है, ठीक है। ये तो तैयार हैं, मतलब आप देखें कि हमारी जितनी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, इनके बच्चों की तालीम कहाँ होती है, इनके इलाज कहाँ होते हैं, ये छुट्टियाँ कहाँ गुजारते हैं, और इन्होंने अपने लिए जो सेफ़ हेवन है, जो महफूज जन्नत है, वो वहाँ पे बना के रखी हुई है। उससे नीचे आ जाएं तो हमारे माशाल्लाह से जितने जर्नैल हैं, जितने जजेस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं,
जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं, ये सारे के सारे वो हैं कि जिन्होंने यूरोप के अंदर अपनी नेशनैलिटी भी ले चुके हैं, वहाँ पे घर बना चुके हैं, वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद चुके हैं, वहाँ पे तैयारी इन्होंने अपने तौर पे मुकम्मल की हुई है। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लोग रिटायर बाद में होते हैं और पहले वो जो है ना वो फ्लाई कर जाते हैं यहाँ से, उस वक्त तक उनकी कोशिश होती है। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँ कि इसमें मतलब कभी सोच के हैरत होती है कि एक बंदा जो है वो 30-35 साल एक जगह नौकरी करता है, उससे रिटायर होता है, करोड़ों रुपए जो है ना और अरबों रुपए उसके पास जो है ना वो प्लाटों की शक्ल में और उसमें आ जाते हैं, करोड़ों रुपए उसे डायरेक्ट मिल जाते हैं। करोड़ों कहते हैं ना आप तो दिल रुकता है। हाँ, वो मतलब वो खरबों तक जो है ना उसे। लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि वो फिर अगली नौकरी शुरू कर देता है यहीं पे एक बड़े इदारे के अंदर जो है ना वो अपने बच्चे, बेटियां, भतीजे सबको उसके अंदर रखता है। फिर वो उसका जो टेन्योर होता है 5 साल 10 साल का वो पूरा करता है, फिर उसके बाद एक और नौकरी शुरू कर देता है, बड़े थिंक टैंक में चला जाता है। यानी कि हम एक दिन बैठे हुए मतलब अपने न्यूज़ रूम में ये कर रहे थे तो हमने आइडेंटिफाई किए कोई 23 लोग ऐसे थे जो 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं और वो चौथी जगह नौकरी कर रहे हैं और वो वहां पे बैठ के 15-15, 20-20 लाख रुपया वो सैलरी ले रहे हैं। 100-150 लोग उन्होंने अपने ख़ानदान का या अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब का वहां पे अपने साथ रखा हुआ है और जिस इदारे में वो कर रहे हैं उससे वो मुतल्लिक ही नहीं है सिरे से। मतलब आप मेहताब भाई क्या है ये देखिए, ये क्या होता है, ये रोल मॉडल होते हैं। ये मेरे जो आज जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं ना उसके लिए ये रोल मॉडल है। उसे बताया जाता है कि अगर आप हमारे साथ चलोगे तो वहाँ पहुँचोगे, ठीक है। और कोई उसूल पर और अखलाक पर और वो ज़ाब्ते पर और वो अपने जो राइटियस वे उस पे तो फिर वो उसका भी उन्होंने वो निशान इबरत रखा होता है, फिर वो हो गए, ठीक है ना। ये इनको इतना नवाजा इसलिए भी जाते हैं कि ये जन्नत ये हमने बनाई है और अगर आप हमारी सुनते रहोगे और जैसे हम कहेंगे वैसे चलोगे तो ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो रिटायरमेंट तक तो गोया आपने जहाद किया है, यानी स्ट्रगल किया, सही। और रिटायरमेंट के बाद अब आप जन्नत में आ गए हो, इनाम के तौर फल खाने के लिए आ गए हो, ठीक है। वो पीरियड वहां से शुरू होता है असल में, एंजॉयमेंट का पीरियड, और जिसे कहना है आपको जिसके अंदर अब आपको नवाजा जाता है। तो वो तो उसके बाद यहाँ तक तो आप हमें काम करके दो ना। ये जवानी का दौर है तो अल्लाह ताला भी तो अलग पूछेगा ना, जवानी कहाँ लगाई और उम्र कहाँ लगाई, ये अलग है। तो जवानी आप हमारे लिए लगाओ तो फिर हम बुढ़ापे में आपको उसका पूरा बदला देंगे। 80 साल की उम्र तक भी, हाँ 80 साल उम्र चौथी नौकरी देंगे। नहीं, अब तो क्या पता, हो सकता है वो कोई ऐसी जो है ना वो अद्वियात आ चुकी हूँ जिसमें यानी कोई DNA की कोई ट्रीटमेंट आ गया हो कि जिसमें ये चीज़ भी शामिल हो कि हम आपको एक लंबी उम्र भी दे देंगे, सही, ठीक है। और मुमकिन है, शैतान ने नहीं आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि आपको एक खिलाफत भी, बादशाही भी देंगे और एक ऐसी ज़िंदगी कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये भी यानी क्योंकि इस तरह के लोग हमने देखा जल्दी जल्दी मरते नहीं हैं। चले, अच्छा लंबी उम्रें पाते हैं। अच्छा मेहताब भाई, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। कुछ खबरें हमारे सामने आई थी पिछले हफ्ते में, 3-4 दिन पहले, कि एक पाकिस्तानी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक बड़ा खुफिया मंसूबा था जो इंडिया के यौम जमहूरियत पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आना था। खैर वो रिपोर्ट्स तो सारी आ गई, वाक़यात भी आ गए, वो क्या चीज़ें थी, कौन से करैक्टर्स थे उनके, फ़ौज के, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन हम तकरीबन पिछले 7-8 माह से अपने प्रोग्राम्स में गाय बगाए कश्मीर के हवाले से, और इसमें भी पुंछ का सेक्टर है और उसकी खबरें आई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की एक तरफ तो माशी हालत कमज़ोर है, तो क्या इंडिया कोई बड़ा प्लान रख रहा है या कोई अभी भी, मतलब ये तो चले एक्सपोज हो गया। अच्छा, इस पे कुछ PTI के हमारे जो मुहिब्बान वतन आजकल जो थे उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, ये तो फवाद चौधरी के जो गिरफ्तारी है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए एक ये पूरी खबर जो है, झूठी खबर जो है वो तराशी गई है। इस पर आप क्या कहते हैं, इसका तज्ज़िया आप कैसे देखते हैं? देखिए फ़ारूक भाई, सूरत हाल ये है कि कश्मीर के अंदर 2019 के जो इक़दाम भारत ने किए थे और उसके बाद से जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई, वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना भारतीय क़यादत की, उसके बिल्कुल अपोजिट हुई है। उनका ख्याल ये था कि ये जब हम सारे रास्ते बंद कर देंगे तो एक दफ़ा हर चीज़ जो है ना यहाँ पे बैठ जाएगी और ये
प्रो इंडियन जो है लॉबी उसको खुल खेलने का मौका मिलेगा, वही सिर्फ जो है ना जंगल में अकेले बादशाह होंगे और हर तरफ जो है ना लोग उन्हीं की तरफ देखेंगे और उनका नैरेटिव ही जो है प्रोलॉन्ग करेगा। लेकिन वहाँ पे अपोजिट हुआ इसके कि इस सारे अरसे के बावजूद जो है इंडिया से जो वहाँ की जो रेजिस्टेंस थी उसकी शक्ल तो तब्दील हुई। वहाँ पे अब ज़ाहिर पत्थरबाजी नहीं, और पत्थर ना भी फेंकने तब भी लोगों को घरों से उठा उठा के वहाँ पे जो है ना वो कत्ल किया जा रहा है, या जेलों में एक बहुत बड़ी तादाद को बंद कर दिया गया है इससे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि वहाँ पे एक साइलेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ की जो है अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है। ये इंडियन क़यादत भी बड़े उससे महसूस कर रही है। अब सूरत हाल ये कि 2019 में उन्होंने जो इक़दामात किए थे, अब 2023 आ गया तो ये 4 साल तो गुजर चुके हैं। अब उन्हें जस्टिफाई करना है अगले इलेक्शन के लिए। अगला साल जो है 2024 वो इंडिया में इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन का साल जो है उसके अंदर उन्होंने ये भी करना है कि चूँकि इससे पहले उनके जो टारगेट्स होते थे ना, वो कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे कश्मीर जो है ना उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसी तरह जो क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है, हमने जीबी को वापस लेना है। तो ये उनके वो नारे थे जिनकी बुनियाद के ऊपर वॉर मॉन्गरिंग जो है वो करते थे, और लोगों को के जज्बात को उभार के तो वो हमेशा वोट लेते आए हैं। अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि राम मंदिर तो जैसा तैसा था वो मसला हल हो गया। वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे उनको भी उन्होंने इतना दबा लिया कि अब वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह गए कि जिसके ऊपर लोगों के जज्बात आ सकें। पाकिस्तान और कश्मीर ये 2 इशू थे। कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने जो कर लिया उसके रिज़ल्ट्स अब ज़ाहिर है जब वो आगे जाएंगे तो लोग पूछेंगे उनसे, और उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है कि ये कर लिया तो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हालात तो कंट्रोल में नहीं आए, और जो आज़ाद कश्मीर लेने वाली बात थी और जीबी लेने वाली बात थी वो कहाँ है। तो अब चूँकि अगले साल के लिए ये उन्होंने पेशबंदी से शुरू करनी है। पिछला कुछ अर्सा तो उन्होंने सीज़ फायर किया रखा है यहाँ पे, तो अब ये लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले दोबारा से हालात वही होंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना वो आपको याद होगा कि जब भी होता है इलेक्शन तो उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक थी। महीने ये भी फरवरी मार्च की वो भी देखे ना, ये महीना फरवरी का ही टारगेट ऐसे ही वो उसमें था। और उससे मतलब पीछे चले जाएं तो जब पिछला इलेक्शन था उससे पहले पुलवामा वाला वाक़या हुआ था। इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले पुलवामा के अंदर ब्लास्ट हुआ था, फिर बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई, फिर वो अभिनंदन वाला पूरा हुआ, और उसकी वजह से जो है ना वो कहते हैं कि मोदी को एक बहुत बड़ा वहाँ फेम मिला और वो दोबारा आ गया इक़्तिदार के अंदर। उसके अंदर बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो यही था कि हम जो है वो हम ही लड़ सकते हैं, हम ही ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। हमने चाइना को तबाह कर, चाइना वाली बात तो अब ख़त्म हो गई है। चाइना का तो जिक्र भी जो है ना हिंदुस्तान नहीं कर रहा वहाँ पे। अब उनके लिए अगले इलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है कि ये वाहिद जो है ना वो सूरत हाल बचती है कि जिसमें वो दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग की सी कैफियत जो है ना वो पैदा करे, और उस कैफियत के नतीजे में दोबारा से वोट जो है ना वो हासिल कर सके वहाँ पे। अच्छा खालिद साहब, आपके कुछ क्लिप्स भी और तज्ज़िये भी तकरीबन हम देख रहे हैं 7-8 महीने से, एक तो कश्मीर के मौजू के ऊपर, और ख़ास तौर पे इस सारी माशी सूरत हाल का आप ये बताते थे या ये कहते थे कि ये कुछ जंग मैं देख रहा हूँ या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और अभी ये जो सारा मंसूबा एक्सपोज हुआ उसमें भी टारगेट्स उनके यही थे कि फॉल्स फ्लैग करेंगे और इसका सारा मुद्दा पाकिस्तान में डालेंगे, और पाकिस्तान पर जो है क्योंकि अभी पाकिस्तान तो सॉफ्ट बेली बना हुआ है, तो मतलब नाजरीन के ज़हनों में सवाल हो सकता है आपकी सोर्सेज क्या है, ये आपको ये कहाँ से इल्हाम हो जाता है, ये चीज़ें आ जाती है, और आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मेरे किसी किस्म के कोई मुवक्कलात नहीं है न नूरी न नारी न खाकी, ठीक है कोई मुवक्कलात वो वजूहात क्या थी जिस बुनियाद पे आप ये बात करते? देखें सर, कुछ बातें सामने रखें। पहली बात तो यह है कि जी मैंने हमेशा ये बात कही है कि और लोग इससे अदम इत्तेफाक कर सकते हैं। ठीक है, सोच के कुछ होते हैं ना, कुछ खूंटे होते हैं जिनसे यानी आपकी सोच फिर आगे चलती है, जिनसे बंदी होती है। उनमें से एक ये कि भाई पाकिस्तान एक वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में दुनिया उसे अपने यानी एक कांटे की तरह देखती है और उसके साथ ईजी नहीं है, ठीक है, और उसे एक हिसाब में रखना चाहती है। फिर इस वक्त दुनिया में एक माशी जंग जो चाइना और अमेरिका के दरमियान है, उसमें पाकिस्तान एक बीच में अजीब पोजीशन पे आ गया। यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान फुली अमेरिकी पेज पे नहीं होता,
ठीक है ना, ये इंडिया नहीं कंटेन कर सकता, ये तो पाकिस्तान ही कंटेन कर सकता है, खिड़की इधर से खुली हुई है। और अगर आप जैसे इस वक्त आपके हालात हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता बाकी बचता है, चाइना। सही, ठीक है, अब मुझे नहीं पता अब चाइना आपके साथ क्या करेगा, क्योंकि एक दफ़ा आप किसी का एतबार जब वो खो देते हैं वो जल्दी जल्दी बहाल नहीं होता। उसकी मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन बेएतबार आदमी पे क्यों कोई ट्रस्ट करे। मतलब मुझे ये खतरा है कि हो सकता है चाइनीज़ भी ये चाहें कि भाई अफगानी इधर आ जाएं, उनके साथ बात करना आसान है, वो जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे, ये नहीं करते। ठीक है, मैं वैसे एक इम्कान के बात ये भी तो हो सकती है कि भाई ये तो दो नंबरियाँ करते हैं, कितनी दफ़ा हमारे साथ धोखा कर चुके हैं। लेकिन ये कि ये दूसरी तरफ अगर आप अमेरिकी नुक्ते नज़र से देखें तो ये तो यानी खा पाकिस्तान में वो वाले सोच पैदा हो जाए जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई अपने एक अज़्म और उसके साथ खड़े हो जाए, या ये कि कोई अफ़गानिस्तान के साथ वाला मामला हो जाता है अगर, तो चाइना को रोकने के लिए ज़रूरी है कि भाई एक आप सेफ पोजीशन पर खड़े हों। तो वो तभी हो सकता है कि जब गिलगित बिल्तिस्तान इंडिया के पास हो। और कश्मीर में, कश्मीर का भी तो गिलगित बिल्तिस्तान पहुंचेंगे तो कश्मीर तो हिस्सा जो है ना सर, ये सारा रूट बना। हाँ जी, तो गिलगित बिल्तिस्तान यानी ये आपने बिल्कुल चाइना को ठप दिया। ठीक है, इसके लिए आपका वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये बात तकरीबन यानी आप यूँ समझें कि बहुत खुशफहमी की होगी कि अगर हम ये समझें कि भाई किसी जगह पे ये सोच नहीं मौजूद होगी। कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी को अगर आप मानते हैं तो आप उसे ज़रा ग्राउंड पे लेके आए ना, और आप अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये खटका ही ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, तो उसकी इसके अलावा क्या सूरत है? ज़रा ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि देखें अभी जो महताब भाई बात कर रहे थे कि वो किस बुनियाद पे जीतते हैं, ये एक ज़हनियत है और ये कोई आज नहीं पैदा हुई है। ये वो ज़हनियत है जिसको मुस्लिम पब्लिक आवाम जानती थी, ये वो ज़हनियत है जिसको कायद-ए-आज़म ने भांपा था या सहा था, नहीं भांपा है क्योंकि वो तो साथ रहे ना। मैं भांपने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस का भी हिस्सा रहे और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे। फिर एक वक्त में वो दोनों से मायूस होकर चले गए और उन्होंने कहा मुसलमान नाकाबिल एतबार है, जो आज भी है। ठीक है, और बल्कि वो ये था ना कि मेरे साथ दिन को बैठ के मीटिंग करते हैं, शाम को सारी बातें डीसी को बता देते हैं। वो यही रूलिंग लीड थी, यही थे। ठीक है, और दूसरा हिंदू नाकाबिल इस्लाह है, तो वो नाकाबिल इस्लाह था, उलमा को नहीं नजर आ रहा था, वो अपने उस नज़र में थे, इसलिए वो सारे हिंदुओं के मतलब वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात कर रहे थे अक्सर, लेकिन कायद-ए-आज़म को ये नजर आ रहा था। लेकिन हिंदू का फेस क्या था? गांधी हिंदू का फेस था सही, और वो फेस था जो डिसीव कर रहा था किसको? उलमा को। कायद-ए-आज़म उससे डिसीव नहीं हुए, वो उसके पीछे उस हार्ड फेस को देख रहे थे जिसका नाम मोदी है, जिसका नाम आज मोदी है, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल था जी, उस वक्त पटेल था। ठीक है, तो इस चीज को समझ लें। अब ये जो जज्बा है ना, इस जज्बे का ताल्लुक किसी फेम से, फरासत से, स्ट्रेटजी से नहीं है, ये एक जहालत है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये मोदी इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है ना, क्योंकि इस जहालत के साथ इंडिया भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसने आपकी पैंटी जरूर लगानी है। उस जज्बे का तकाजा ये है, क्योंकि आपने यानी उनके अकीदे के मुताबिक जो है ना धरती माता के टुकड़े किए हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है आपका। ठीक है, फिर अगर उसको और गहराई में जाके देखें तो आपका वजूद ही यानी ये उनकी मुकद्दस सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। जैसे आप कहते हैं जो कुरान ने जैसे फ़लस्तीन को मुकद्दस सरजमीन कहा है, या जैसे आपका वो मस्जिद हराम है, ये उनके लिए पूरा हिंदुस्तान मुकद्दस है, पवित्र धरती है। और जैसे यानी कि कोई जो गैर हिंदू हैं वो एक नजस है, पलीद है, उसका वजूद इस धरती के लिए जो है ना वो नापाकी का बायस है, तो इसको पाक करना है उससे। हाँ, वो अगर इस यहाँ गुलाम बन के रह सकते हैं, ये एक चीज़ है, शुदर हो सकते हैं, शुदर हो सकते हैं, इससे जायद यानी शुदर से भी नीचे ही दलत जो है, दलत हो सकते हैं, सेकंड रेट आप कहें, जो उसके कोई हुकूक नहीं होंगे, यानी वो कोई पोजेस नहीं कर सकेगा, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होगा, यानी वो कहीं खैमों में रहेगा, यानी वो जो उन्होंने बर्मा में थोड़ा सा करके दिखाया।
या हिंदुस्तान के अंदर भी मतलब जो है हरिजन या उसको जो अछूत क्लास कहते हैं, वो आज भी आबादियों के अंदर वो ना पाँव में जूता पहन सकते हैं ना कमीज पहन सकते हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो टॉपलेस हो। जो पर्दे वाला मसला आया था ना, वो लड़की जो निकाब पोश जिसने अल्लाह अकबर कहा था, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। वो ये है कि ये जो सेकंड रेट सिटीजन होते हैं ना, ये कुर्ता नहीं पहन सकते, ना मर्द ना औरतें। ये हिंदुस्तान में ये रिवाज रहा है। बदकिस्मती से ये मक्के में भी था, मक्के में भी था। वहाँ भी ड्रेस कोड जो है ना लौंडियों का यही था कि वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है ना वो ढांक नहीं सकते, ये जिलील करने के लिए। ये अंग्रेज के दौर तक हिंदुस्तान में रहा है। ये उसकी रिवाइवल चाहते हैं यार, वो ज़हनियत है। ठीक, वो ज़हनियत है। अब इस ज़हनियत के साथ ये कैसे आपका वजूद बर्दाश्त कर सकते हैं? यानी उसके पीछे वो, और ये अब वापस अपने फंडामेंटलिज्म उनके यहाँ भी वापस आ रहा है ना, जो उसी पे तो खड़े हैं, उसी नफरत पर खड़े हैं। ये जो वहाँ गली मोहल्लों में हो रहा है, ये है वहाँ की सोच। और ज़रा वहाँ के मीडिया को देखो। हमारे हम तो बहुत ही यानी समझते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके मीडिया से हमारा मीडिया लाख दर्जे मौजूद मीडिया है। वो तो ऐसे ही चीखो पुकार कर रहे होते हैं एमकू की तरह। क्यों? उनकी आवाम यही कुछ पसंद करती है, बिकता यही है, यही बिकता है। और यही लेके इसी पर सोच पर मोदी हुक्मरानी कर रहा है। तो अब अगले मरहले में उसने अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ तो एडवेंचर करना है ना, कुछ तो दिखाना है ना आवाम को। और आप उसे लेटी हुई पोजीशन में जिसमें कि आप हैं, ठीक है ना, इसमें मिल रहे हैं। तो अब भी अगर वो कुछ ना करे तो बड़ा नालायक है। सॉफ्ट पंचिंग बैग आप बने हुए हैं तो ठीक है ना। अभी भी अगर वो कुछ नहीं करता तो फिर तो 2 साल के बाद हम भी कहेंगे यार हमारा ही एजेंट था। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि उसने एक बड़े तरीके से वो जो हिंदू मत के वो जो था ना, उसको स्टीम आउट किया और उनको करने भी कुछ नहीं दिए। ये तो ऊपर जाके वो जैसे मजदूर तहरीक नहीं होती, जो फैक्ट्री का जो होता है ना मालिक, तो वो जब मजदूर कोई एहतजाज करते हैं तो वो अपने ही बंदे को लीडर बना देते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मजदूरों की उस जोश को ठंडा करके तो फिर उनको किनारे लगा देते हैं। अंदर खाने मजदूर और वो जो है ना मालिक मिले हुए होते हैं। तो फिर हम ये कहने की पोजीशन में अगर अभी भी वो कुछ ना करे तो मैं तो इस बुनियाद पे कहता हूँ कि इंडिया यानी नहीं छोड़ेगा आपको। ये यानी जो लोग भी वो जो थ्रेट एनालिसिस आप करते हैं ना, तो अभी आप किस पोजीशन में, आपकी मईशत बैठ चुकी है, आप तनख्वाह देने की शायद पोजीशन में ना रहें, आवाम आपसे डिस्कनेक्ट हो चुकी हुई है। वैसे भी आवाम से मोहब्बत तो आपने की नहीं कभी कि जवाब में आपको मोहब्बत मिलती रही, फिर भी मिलती रही कि आप वतन पर मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पहले पीपल पार्टी आपसे मुतनफ़िर हुई कि आपने भुट्टो को फिर नून लीग हो गई, जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा आपके स्पोर्ट्स में थे वो मजहबी तबका था, उसकी जो आपने अमेरिका से डॉलर लेके तो चमड़ी उतारी है। उसके बाद सबसे बड़ी नफरत उनके अंदर पैदा हुई, वहाँ टीटीपी पैदा हो गई, ठीक है। बाकी जो नेशनलिस्ट थे वो तो कभी आपके हुए नहीं। लिबरल्स को आपने समझा कि ये उनको तो नज़रिया पाकिस्तान से क्या मोहब्बत हो सकती है, और आप नज़रिया पाकिस्तान लेके चलेंगे तो वो आपसे क्यों मोहब्बत करेंगे, ठीक है। वो तो फिर आप वो क्या आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का रंग देख लें, ठीक है ना। तो अब आपके लिए बचा क्या है? एक पीटीआई बनाई थी आपने, तो इस वक्त जो उसने आपको छठी का दूध याद करवाया ना, ये तो किसी ने भी नहीं करवाया। तो अब अगर इस और ऊपर से आवाम के ऊपर ये महंगाई का पहाड़ गिर रहा है, इस हालत में अगर जंग मसलत होती है तो ये तो बिल्कुल वो बांग्लादेश वाली सूरत हाल हो जाएगी। चलें मुक्ति बहानी नहीं होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या पता टीटीपी मुक्ति बहानी का रोल अदा करना शुरू कर दे। अच्छा, ये बलोचिस्तान वाले करना शुरू कर दें, ठीक है ना। और अगली बात यह है कि आवाम डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आवाम के लिए क्या, उनको इधर भी भूख है उधर भी भूख है। मतलब यही बात हम खान साहब के बारे में भी कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कशन करते आए हैं। एक तो वो टीटीपी वाला सारा फैक्टर देखें, उसमें जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वो उन्होंने अभी तक कभी वो उनके खिलाफ उस तरह बयान नहीं दिया कभी डायरेक्ट। अच्छा, अभी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस पर मतलब कोई इतना कोई ख़ास स्टैंस हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, दूसरी तरफ मतलब ये जो कश्मीर का विज़िट हुआ था हमारे आर्मी चीफ का, और उन्होंने बहुत अच्छा एक वो जो बयान दिया था, पहला विज़िट ही कश्मीर में किया और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। अच्छा, दूसरी तरफ ये चीज़ हम अपने डिस्कशंस में तो बार बार करते रहे कि एक साजिश हो रही है, ये प्लान किया जा रहा है, तो उसका चलें किसी हद तक एक्सपोज हो जाना भी, ले आना, लोगों तक अवेयर कर देना बड़ी बात है। लेकिन ये हमारा जो ये तबका है
खान साहब हैं प्लस उसके जो भी जमात के लोग हैं, मैंने उसमें ट्विटर में देखा तो पूरा ट्रेंड चल रहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि चलें अगर इदारे में कुछ ऐसे संजीदा लोग हैं या कुछ इनिशिएटिव अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, हम माजी में जो सियासी गलतियाँ हम उस पर बात करते हैं, जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर उनको बैक करने की बजाय उनके खिलाफ महाज़ जंग करना, ये तो फिर आपस में इदारों को टकराओ और अंदर जो है खाना जंगी की सूरत नहीं पैदा कर, और इसका फ़ायदा इंडिया को नहीं जाएगा। नहीं देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो कुछ भी ज़ाहिर है आज हमें काटना पड़ रहा है, ये बोया हमने खुद ही है, ठीक है, अपने अवाम के अंदर से। जैसे खालिद साहब ने कहा कि उनको डिस्कनेक्ट किया गया है रियासत से, रियासती इदारों से, हर चीज़ से। आपने कभी अवाम को ऑन नहीं किया और इस वजह से अवाम उससे हुए। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने अवाम को सियासी शऊर से बेगाना करने की हर मुमकिन कोशिश की है। शाहिद अफरीदी से छक्के मरो, शाहिद अफरीदी से छक्के लग रहे हैं। आप ये देखें कि आपकी मजदूर यूनियंस जो है ना, अयूब खान के दौर में बैन हुई थी, वो आज तक वापस बहाल नहीं हुई हैं। आपकी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो ज़ियाउल हक ने बैन की थी, उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। 50 साल गुजर गए उस बात को। तो यहाँ पे जो और सियासी जमातें जो हैं उनके ऊपर अपने इलाके वो बैठाए हैं अपने रोबोट पैराशूटर्स। मतलब आप देखें ना, बल्दियाती इंतखाबात आज भी इस्लामाबाद में नहीं होने दिए। पहले पीटीआई ने नहीं होने दिए थे, अब नून लीग ने नहीं होने दिए इस्लामाबाद के अंदर। कराची के अंदर जो हुआ है वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से एक आर्टिफिशियल क़यादत वहाँ पर मुसल्लत की जा रही है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको आपने इसलिए यहाँ पे इम्पोज किया कि ताकि लोग सियासी शऊर से दूर रहें। उसमें आपकी अपनी जो है ना वक्ती ज़रूरत थी कि जेन्युइन लीडरशिप नहीं होगी, जो बाहर से आएगा उसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो वो हमारे हाथों में बड़ा कठपुतली की तरह नाचता रहेगा। वो आपने भी इसीलिए लाते थे कि वो करप्शन वाली फाइल जो है ना, हाँ, वो हैंडल होगा कि जिसके जरिए से हम उधर जिसे चाहेंगे घुमाएंगे। जिस तरफ जब आप नैप बनाएं और कहें कि भाई उनको दिखाएं ये फाइल्स हैं, ये हमने कानून साजी कर दी है, ये जो है ना फंड रिलीज करो, नहीं तो फाइल आ रही है। तो ये आपने कर दिया, उसका वक्ती फ़ायदा तो आपने उठा लिया, लेकिन अमलन जो है आपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और आज भी हम जिस कंडीशन में हैं यहाँ पे, वो एक अलग चीज़ है। जो इंडिया वाली आपने बात की है ना, देखें इंडिया का भी मसला ये है कि वो भी हमारे जैसा ही है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे भी कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है, करप्शन वहाँ पे भी इसी तरह है। मोदी साहब वो इकोनॉमिक उनकी पोजीशन हमसे बेहतर है, लेकिन कोई अच्छी नहीं है वहाँ पे गुर्बत पाकिस्तान से कम नहीं है, जितना बड़ा मुल्क है उसके अंदर। और उनके अंदर ये खौफ है कि अगर हम जो है किसी जगह पे नाकाम हो गए तो हमारे लिए जो ख़त्म हो जाएगा। वो जो चाइना वाली बात थी, देखें चाइना ने खुद इंडियंस जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं कि चाइना 1000 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जो है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हम अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के अंदर और यहाँ पे वो कैप्चर कर चुका है। गालवान वैली में उन्होंने आपके लोग मारे, आपने उनको, उसके बाद आपने अपने मीडिया के अंदर ये प्रोपोगेट किया कि नहीं ये हमने भी चाइना के मारे हैं। आपने कोई बदला नहीं लिया उसका, कहीं वो उसकी वॉर मॉन्गरिंग वहाँ नहीं हुई, इसलिए कि आप खौफ ज़्यादा हैं। और यही खौफ उनका जो है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो बहुत एक ब्लेसिंग है, गनीमत है। ये हमारे यहाँ फौज वगैरह से इतना नहीं डरते जितना वो अब भी नेमत शाह वली से डरते। वो कोई ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है ना कि एक दफ़ा तो तुम जाओगे, लेकिन वो जब पलट के आएंगे ना फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि देखें, मसला ये टीटीपी और इस वक्त पीटीआई, ये इस वक्त रिएक्शनरी फोर्सेस हैं। यानी आप अगर पॉलिटिकल साइंस के एतबार से देखें, इनकी ये पॉलिसी नहीं, ये रिएक्शनरी फोर्सेस हैं। और यानी पॉलिटिकल साइंस में ये आप समझ लें कि जो रिएक्शनरी फोर्स होती है वो जरूर किसी के हाथ में खेल रही होती है। एक आपने प्रोएक्टिव होकर अपनी पॉलिसी बनाई है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको लेके चलते हैं। एक ये कि आप रिएक्शन में आ गए, आप पर किसी ने आके बम मारा, अब आपने बदला लेना है, ठीक है, या ये कि आपको वो हटा दिया और अब आपने चलने नहीं देना है, ठीक है, जिस पोजीशन पे इमरान खान आके खड़ा हो गया है, अब आप एक रिएक्शन में हो। ये रिएक्शन को कभी भी नॉर्मल नहीं होता, ठीक है ना, ये हमेशा। और दूसरा ये है कि मतलब आपने अपना वो हैंडल दूसरे को पकड़ा दिया है, अब उसने एक्शन करना है, आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। ये जब चाहें इनको घेर के जिधर चाहें लेके जाएं, कोई भी, वो आप लेके जाएं या बाहर वाले लेके जाएं, जो भी लेके जा सकते हैं। रिएक्शनरी फोर्स का सबसे बड़ा यही होता है
और उसकी सारी मेहनत का फल कोई और खाता है, कभी उसे फल नसीब नहीं होता, खा रहा होता है, क्योंकि तखरीबी फोर्स बन जाती है ना, उससे कोई तामीर नहीं होती। ठीक है, यानी ये मैं बिल्कुल उसूली बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस रिएक्शनरी फोर्स होने के नाते मतलब वो ये कि चूंकि मैं नहीं था तो अब किसी को भी नहीं चलने दूंगा। मैं इमरान खान की ये वो मेंटालिटी है जो बिल्कुल सामने है, जो कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन इससे मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। अब फर्ज करें कोई फोर्सेस पीछे बैठी हुई हैं तो उनको कितना सूट करता है। वो जो मैं कह रहा था ना कि कहीं फैसले एक जगह पे नहीं हो रहे हैं, वो जो नेटवर्किंग है अंदर अंदर डीप स्टेट की, तो वो पूरी फैसिलिटेशन किसको करेगी? जो तकरीबी अनासर हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन देखें, इधर इमरान खान का और उधर टीटीपी का, यानी मुल्की एतबार से ये तो एक कंबाइंड एफर्ट लगती है और इसका एक ही मरकज नजर आता है। लेकिन ये इस जगह पे आके खड़े किसने किए? आपके गलत एक्शंस ने खड़े किए, ठीक है। वो आपने इंजीनियरिंग ना की होती 4 साल पहले। इमरान को तो आपकी सारी चालू का पता है, उसे पता है मैं कैसे आया था, तो वो कहता है अब उसी तरह इनको लेके आए हो जैसे मुझे लेके आए थे। तो वो उस वक्त बेउसूली ना की होती तो आज वो ना समझता ये बात, ठीक है ना। यही मामला जो आप ये जादी किसने बनाए थे, और उसके बाद जनाब आपने ये क्या जरूरत थी जाके अमेरिकी जंग लड़ने की वहां पे। अब ये उसके नताइज हैं जिसने इन फोर्सेस को रिएक्शनरी बना दिया। लेकिन यार कॉमन सेंस की बात यह है कि ठीक है ये मुल्क तो हमारा है, मतलब जो जैसी तैसी भी हुकूमत है, मोदी इनसे अच्छा तो नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं, ठीक है। या यहाँ पे आज अगर वो वायसराय कोई वापस आ जाए तो इनसे अच्छा तो नहीं हो सकता ना। इनको मतलब कुछ कह भी सकते हैं, जो कुछ दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं, वो गैर लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे आज़ादी होती है यार, और ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये बकवास है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आप बैठ के इस तरह बातें कर सकते हो, इवन सऊदी अरब में कर सकते हो। तो भूखा बंदा भी बात कर ले तो कुछ तो करार आ जाते हैं ना यार। जहाँ आपको बिल्कुल चुप का रोज़ा रखना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि आपको बात करने का मौका है। बहरहाल ये बिल्कुल फजूल बात है। एक बात है यार, चले मुझे पाकिस्तान से मैं मायूसी हो गया, बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर था ना। ये इन बदमाशों को छोड़ दें, ये अवाम तो यही चाहती थी ना, अब भी चाहती है। तो मैं अगर इसकी तामीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता या मैं इसलिए कुर्बानी नहीं देना चाहता, माकूल बात होगी कि फिर जरदारियों ही को फ़ायदा होना है। मरूं मैं, फ़ायदा जरदारी उठाएं या नवाज शरीफ उठाएं या इमरान खान उठाएं या जर्नैल उठाएं, मैं क्यों मरूं? एक्सट्रीम की यही बात हो सकती है। मैं नहीं मरता, नहीं बस ठीक है, लेकिन मैं कम अज़ कम ये तो ना करूं कि इसकी तबाही में हिस्सा डालूँ। फिर मैं वो हो जाऊं जो हदीस में आया है ना कि फितना होगा तो मैं समझ नहीं आएगी कि भाई राइट पाथ कौन सा है, किधर जाऊं। तो फिर वो ऐसी कैफियत में दौड़ने वाले के मुकाबले में चलने वाला बेहतर है, चलने वाले के मुकाबले में खड़ा बेहतर है, खड़े वाले के मुकाबले में बैठा बेहतर है। फिर पैसिव हो जाओ, ठीक है ना। तो यार इस मुल्क को तबाह करने में हिस्सा ना डालो, ये जर्नलों को तबाह करने दो। अगर तबाही होना है तो उसका इल्ज़ाम उन पे आने दो, अगर तबाही होना है तो इन सियासतदानों पे आने दो, ब्यूरोक्रेटों पे आने दो, इन जजों पे आने दो जो 52,000 केस लेके बैठे। मैं तो कहता हूँ यार ये अदलिया ख़त्म कर दो, ठीक है ना। वो कमेटियाँ बहाल कर दो, वो पंचायतें बहाल कर दो, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, इनसे बेहतर फैसले कर लेंगे। और नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये सारे फाटा से भर्ती कर लो, उनको सिर्फ जो है ना वो आप खाने पीने को दे दो, मतलब फैसिलिटेट कर दो, इनसे बेहतर फैसले कर लेंगे जिनको आप सबसे बैकवर्ड समझते हो। लेकिन सर मॉडर्न स्टेट तो खैर छोड़े वो बहस उधर और निकल गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, असल बात जो मैं कह रहा था कि वो ये है कि यार आप अगर इस मुल्क की तामीर में कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसको इस मौके पे आप इसे तबाह करने की बात, इसकी तकरीब में हिस्सा ना बना, बिल्कुल, और किसी के हाथ में ना खेले, किसी के हाथ में ना खेले। कम अज कम इतना तो करें, बाकी देखें अल्लाह क्या करते हैं। और कल ताकि अगर ये फर्ज करें नहीं रहता तो कोई बहाना किसी को ना मिले कि यार वो मुक्ति बहानी थे जिनकी वजह से हो गया, फलाने की वजह से हो गया, ताकि साफ पता हो कि इनकी वजह से हुआ है। तो ये खा वो कोई जितने भी जज्बाती लोग हैं जो रिएक्शन का शिकार है, उनके इस रिएक्शन का नतीजा वही निकलेगा जो लीबिया में निकला, वही निकलेगा जो इराक में निकला। तामीर नहीं होगी, तखरीब हो जाएगी। तो ये तो आपके दीनी उसूलों के भी खिलाफ है। यानी आप तखरीब करने की आपको इजाज़त है, लेकिन कब? जब आपके पास तामीर की कैपेबिलिटी हो।
अगर उस तकरीब के बाद आप एक अच्छी तामीर नहीं कर सकते, इनकलाब के बाद एक नया निज़ाम लेके नहीं नाफिज कर सकते, तो आपको वो इनकलाब लाने का भी हक नहीं है। ठीक है ना, ये दो शर्तें हैं कि वो आप डिस्ट्रक्ट करने की ताकत रखते हो, सिर्फ फसाद ना करें बल्कि तोड़ सकते हो, और तोड़ने के बाद एक नया निज़ाम खड़ा करने की भी काबिलियत रखते हो। ये दो चीज़ें आप में हों तो आपको हक है, आप आए इनकलाब के लिए, खुरूज कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और करेंगे तो जो लोग मरेंगे उनका वबाल आपके ऊपर है, दोनों तरफ का, उधर वालों का भी और इधर वालों का भी। प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तवील हो गया। इंशाल्लाह नाजरीन को भी मैं चाहूँगा कि अगर इसमें कोई फीडबैक, क्वेश्चंस, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तसर वक्त होता है और महदूद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी होती हैं, अगर उसमें कोई फीडबैक, क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, हम तक अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर इसको कंसीडर करेंगे और लेके आएंगे। तब तक के लिए मेहताब भाई को, खालिद साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।